गाइस स्कूल में हम सब लोगों ने सेट थ्योरी तो पढ़ा ही होगा और आज उसी के बारे में फोर्थ क्लास शुरू होने वाला है और आज हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट प्रूफ्स रिगार्डिंग सेट थ्योरी. So without wasting any more time, let us get into it. The first one we have here is idempotent law. Idempotent law, and it's very straightforward. देखो यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत है. idempotent लॉ क्या कहता है कि A यूनियन A इक्वल्स A. क्या इसमें बहुत सा दिमाग घुमा देने वाली कोई स्टेटमेंट है? नहीं ना. सेकंड इसका ये सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स ए. मतलब क्या होता है कि अगर ए और पहले स्टेटमेंट की अगर तरफ अगर हम नजर डालें तो ये कह रहा है कि अगर ए को हम ए सेट को अगर हम ए सेट के साथ ही जोड़ दे तो हमें ए सेट फिर से मिल जाएगा. मुझे लगता है यहाँ पर बहुत ज्यादा दिमाग घुमा देने वाली कोई चीज कही इन लोगों ने. सेकेंडली कह रहा है कि ए सेट और ए सेट के अंदर जितने भी कॉमन एलिमेंट्स है उन सबको लेकर अगर हम एक सेट बनाए तो वो होगा ए सेट इटसेल्फ. ये भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल सी बात है. ऑफ कोर्स ए सेट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स ए सेट के खुद के कॉमन एलिमेंट्स होने वाले हैं ऑफ कोर्स. तो इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. सेकेंड लॉ वेयर इज कम्यूटेटिव लॉ. This one says A union B equals B union A, first of all. And secondly, it says A intersection B is the same as B intersection A. ये भी बहुत ज्यादा हलवा है. अगर पढ़ से कहते हैं ना हलवा, वैसी बात. A और B का सम और B और A का सम, डू यू थिंक इसमें कोई डिफरेंस होने वाला है? मुझे तो नहीं लगता. और A और B के अंदर का कॉमन पार्ट और B और A के अंदर का कॉमन पार्ट, ये दोनों भी इक्वल होने वाले हैं ऑफ कोर्स. अगर तो फिर डाउट हो रहा है तो ये देखो A एक सेट है और ये दूसरा सेट B. ये वाला जो पार्ट है बीच वाला ये है A और B का कॉमन पार्ट और यही B और A का कॉमन पार्ट भी है. ऑफ कोर्स ये तो सेम होने वाला है. तो पहले दो लॉस तो बहुत ज्यादा हलवा थे. नाउ अब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड चीजों की तरफ आगे बढ़ते हैं. थर्ड लॉ यहाँ पर है एसोसिएटिव लॉ. ये वाला भी एक्चुअली काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. लेट मी इरेज दिस. तीसरा वाला है एसोसिएटिव लॉ. ये क्या बोल रहा है हमें? ये बोल रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल A यूनियन B यूनियन C is the same as A यूनियन B यूनियन C. ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ऑफ कोर्स देखो अगर हमारे पास तीन सेट्स है A B and C, अगर मैं पहले B और C को जोड़ूं और फिर उसमें एक को जोड़ूं तो उसमें हमें जो मिलने वाला है पहले A और B को जोड़ने पर और फिर उसके साथ C को जोड़ने पर ऑफ कोर्स सेम चीज ही मिलने वाली है ना. इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है. और इसी लॉ का सेकंड पार्ट कहता है यही सेम चीज है बस इंटरसेक्शन के साथ यहाँ पर खेल है. A intersection B intersection C is the same as A intersection B whole intersection with C. सेम डायग्राम यूज करेंगे. ये है A और B और C. देखो एक्चुअली ऐसे नहीं, तीन सेट्स है ना तो ऐसे ड्रॉ करना बेटर रहेगा. ये है A, ये है B और ये है C. A और B के अंदर का कॉमन पार्ट क्या है? ये वाला बीच वाला पार्ट. और इसके साथ C का कॉमन वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला बीच, एकदम बीच वाला पार्ट है कि नहीं. अब पहले अगर B और C को अगर हम देखें इन दोनों का कॉमन पार्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो ये होगा ये वाला पार्ट और इस पार्ट के साथ A का कौन सा पार्ट कॉमन है? अगेन ये बीच वाला पार्ट है. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इट वाज. नाउ जो फोर्थ लॉ है कौन से वाले देखो
हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, एंड दिस वन आई थिंक तुम लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत आ सकता है, लेकिन लेट्स सी इफ आई कैन सिंप्लीफाई दिस फॉर यू। इसका पहला पार्ट कह रहा है कि ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज द सेम एज ए यूनियन बी, इसके साथ इंटरसेक्शन बी, सॉरी बी नहीं, ए यूनियन सी। अब देख ही सकते हो किसी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे क्यों कहते हैं, पहली बार नाम लिख देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्योंकि ये ए जो है इन दोनों के बीच में डिवाइड हो रहा है, ए और यूनियन का सिंबल इन बी और सी दोनों के अंदर डिवाइड हो जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। अब देखो इन सारे स्टेटमेंट्स और लॉस का डेफिनेटली अलजेब्रिक प्रूफ भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन बात यह है कि उन सब प्रूफ्स को समझना काफी मुश्किल है, कंसिडरिंग हमने अभी तक सेट्स में यूज होने वाले सारे के सारे सिंबल्स के बारे में नहीं सीखा है। डेफिनेटली आप सीखेंगे, लेकिन आई थिंक उसके लिए उन्हें मेमोराइज करने से बेहतर होगा कि अगर हम उन्हें डायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त और कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करते वक्त सीखे। तो अभी के लिए इनको समझना वेन डायग्राम से बहुत ज़्यादा इजियर होगा। और मैथमेटिक्स is at the end of the day is all about how well you understand it. It's not about memorizing formulas। अब बहुत ज़्यादा आकृति हो रही है, मैथमेटिक्स फार्मूलाज एंड प्रूफ्स को याद करने के बारे में नहीं है। ये तो बस मतलब हमारा गोल है मैथमेटिक्स के पढ़ने के टाइम पे कि हमें एक्चुअली पता हो कि जो स्टेटमेंट्स है उनका बेस क्या है, ये हमें पता होना चाहिए, हमें प्रूफ्स डिटो याद हो या ना हो। ठीक है, अगेन हमारे पास 3 सेट्स है ए, और यहाँ पर बी और सी का कुछ कॉमन पार्ट ले देता है, जब ये दोनों ओवरलैप कर रहा है, ऐसा इन दोनों कैसा बनता है, बी एंड सी, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। बी और सी का कॉमन पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट, और अगर इसको ए के साथ यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा, दिस पार्ट। एक्चुअली ये कोई काम करता है, जरूरी नहीं है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखता है ए और बी इंटरसेक्शन सी को अगर हम जोड़ देंगे, यानी कि इन दोनों के यूनियन परफॉर्म करेंगे, तो बेसिकली ये और ये ऐड हो जाएंगे, ये दोनों सेट्स। अब देखो, अगर ए और बी को जोड़ दिया जाए, ये रहा, और नहीं एक्चुअली यू नो व्हाट, यहाँ पर आई थिंक क्योंकि 3 सेट्स है तो पिछले वाली ड्राइंग ही बेटर है, ए बी एंड सी, बी सी एंड ए, बी और सी का कौन वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला, इसके साथ एक को हमें यूनियन कर देना है, तो ये ए इटसेल्फ तो आ ही जाएगा, प्लस ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, ये वाला पार्ट। अब देखो, अब अगर हम एक काम करें, पहले ए और बी के यूनियन करते हैं, ए दिस ए एंड दिस बी, इसके यूनियन करते हैं, तो ये पूरा का पूरा एरिया अंदर आ जाएगा कि नहीं, डेफिनेटली आ जाएगा ना। और फिर ए और सी का यूनियन करते हैं, दिस इज ए एंड दिस सी, यानी ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट यहां से लेकर इधर से पूरा तक आ जाएगा, है कि नहीं। अब हमें इन दोनों पार्ट्स के बीच का जो कॉमन एरिया है वो निकालना है। ठीक है, तो कॉमन एरिया बच क्या रहा है, पहली बात ए सेट इटसेल्फ इन दोनों के बीच का कॉमन का पार्ट है, क्योंकि 2 सेट्स है, देखो तुम्हें ठीक से ड्राइंग समझनी पड़ेगी। 2 सेट्स हमारे पास है, ये एक है और दूसरा वाला है ये, कॉमन पार्ट कौन कौन सा है, यहां से लेकर
यहाँ से लेकर यहाँ तक ना, है कि नहीं? अगर तुम नोटिस करोगे तो यही है, दिस इज द सेम एज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी के इंटरसेक्शन करने पर ये पार्ट आ रहा है, और एक को अगर हम उसके साथ यूनियन कर दे रहा है तो ये आ जा रहा है कि नहीं? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का सेकेंड पार्ट सेम है बिल्कुल, जस्ट ये इंटरसेक्शन और यूनियन सिंबल्स को हम रिप्लेस कर देंगे। इन सारे इंटरसेक्शन और यूनियन सिंबल्स को हम रिप्लेस करने वाले हैं। This says A intersection B union C is the same as A intersection B union with A intersection C. Again तीन सेट्स बनाता है A, B and C. B और C का यूनियन, this is A, this is B and this is C. B और C का यूनियन कौन सा है? यही वाला है ना? और इसके साथ A का हमें इंटरसेक्शन एरिया निकालना है, तो ऑफ कोर्स वो होने वाला है ये वाला एरिया, है कि नहीं? अब यहां पर देखो A इंटरसेक्शन B है, A और बीच के कॉमन पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट। और यहाँ पर है A और C का बीच का कॉमन पार्ट, जो कि है ये वाला पार्ट। और फिर इन दोनों पार्ट्स को हमें जोड़ देना है, इन दोनों पार्ट्स का यूनियन क्रिएट करना है। तो ऑफ कोर्स इस पार्ट और इस पार्ट का यूनियन क्रिएट करने पर हमें यही वाला पार्ट मिल जाएगा, जो कि अभी इस साइड में भी मिला है। तो इसी के साथ ये वाला लॉ भी प्रूफ हो जाता है हमारा। एक चौथा था, इसके बाद पांचवा करते हैं प्रूफ। सिर्फ 7 लॉज है। पांचवे वाले का नाम है, दिस इज वेरी पॉपुलर एक्चुअली, डी मॉर्गन्स लॉ। यहां पर देखो हमें क्या पता जा रहा है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज द सेम एज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विथ बी कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली हमें एक यूनिवर्सल सेट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे ये तो ये यहाँ पर। अब देखो डी मॉर्गन्स लॉ जो है एक कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो तुम में से जो लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो उनके लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ये है हमारा यूनिवर्सल सेट U, और ये है इनके अंदर दो सेट्स A एंड B। ये है A और B का यूनियन है, ये इनका सम, और इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर इसके अलावा और क्या बचा है? यही वाला पार्ट बचा है। अब हमें दिखाना कि ये इसके जितना ही होने वाला है। देखो यहाँ पर पहले हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए के बाहर जो कुछ भी है, ए के बाहर यह ए, इसके बाहर जो कुछ भी है ये वाला, इंक्लूडिंग दिस पार्ट ऑफ बी, और बी के बाहर जो कुछ भी है, बी के बाहर ये सब तो है ही, प्लस ए का ये वाला हिस्सा भी है। अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एरिया। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर ये बी सेट का ये वाला हिस्सा भी आ जा रहा है, जो कि ए सेट के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा। सेम गोस फॉर बी कॉम्प्लीमेंट में ये यूनिवर्सल सेट का बाकी का हिस्सा तो आ ही रहा है, साथ ही में ए का वो हिस्सा भी आ रहा है जो कि बी के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो पार्ट है ये दोनों सेट्स में डिस्टिंक्ट है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में, और हमें उन दोनों का यूनियन निकालना, सॉरी इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कॉमन एरिया निकालना है। वो एरिया जहाँ पर ये दोनों ओवरलैप कर रहा है। तो वो जो मतलब ये बी का ये वाला पार्ट ऑफ कोर्स बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं है, और ए का ये वाला पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं है।
तो अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो ये वाला पार्ट तो नहीं आने वाले, लेकिन ये यूनिवर्सल सेट का बाकी का पार्ट वो तो आने वाला है ना, यानी ये वाला पार्ट तो आने वाला है ना, ये वाला पार्ट, ये पूरा पूरा पार्ट है कि नहीं। और यही हमें इससे इस वाले एक्सप्रेशन से भी मिला है, लेकिन ये वाला प्रूफ हो जाता है एक्चुअली इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट अगेन मामला सेम ही है, हमें बस इन यूनियन और इंटरसेक्शन सिंबल्स को स्विच करना है बेसिकली। अगेन लेट मी क्रिएट अ न्यू वेन डायग्राम हियर। ये रहा ए और ये रहा बी। ए और इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा है, ये वाला। उसे कॉम्प्लीमेंट मतलब इस पार्ट के बाहर जो कुछ भी है, यानी ये पूरा पूरा का पूरा पार्ट, ये पूरा का पूरा पूरा का पूरा पूरा का पूरा पार्ट। और राइट साइड में है ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ए के बाहर का पूरा पार्ट, यानी ये वाला पार्ट तो होगा ही, साथ में ये बी वाला पार्ट भी होने वाला है। और यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, बी के बाहर जो कुछ भी है, बी के बाहर ये सब कुछ है इंक्लूडिंग दिस पार्ट ऑफ ए। अब हमें इन दोनों का यूनियन करना है। नोटिस करो कि इन दोनों ही सेट्स के अंदर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर ये वाला पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट दोनों के अंदर नहीं है। इसका मतलब है कि जब हम इन दोनों का यूनियन करेंगे तो बाकी सब कुछ तो आ जाएगा, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं आएगा। और यानी हमें इस वाला पार्ट का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, और ये वाला पार्ट कौन सा है, दिस इज ए एंड बी का इंटरसेक्शन, और हमें मिल रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है डे मॉर्गन्स लॉ भी हो चुका है प्रूफ विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। चलिए स्टेटमेंट 2 है डी मॉर्गन्स लॉ का। ठीक है, अब मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ प्रूफ राइट हियर। आजकल मैं इतना अंग्रेजी में बात क्यों कर रहा हूँ, क्या मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ? मैं तो रहूँ राजा हिंदुस्तानी। Anyway, अब जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा सिंपल से, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड में से इन सब में डीएम का सॉरी था, जो कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट है नहीं। सेट थ्योरी इन जनरल इज वेरी सिंपल। देखो ये है आइडेंटिटी लॉ। ये क्या बोल रहा है, इसमें इसके अंदर 4 पार्ट्स है, ए और यूनियन विथ यूनिवर्सल सेट यू। ऑफ कोर्स देखो इस बार कोशिश करेंगे चारों के लिए अलग अलग इवेंट डायग्राम बनाए। आई थिंक पिछले बार थोड़ा सा मिसी पिक्चर हो जा रहा था, तो इस बार ट्राई करो, कोशिश करेंगे ऐसा ना हो। ये है यू, ये है ए, इन दोनों का हमें यूनियन करना है, तो ऑफ कोर्स ये पूरा का पूरा चीज ही आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा चीज नथिंग बट यू। सेकंड है ए यूनियन पाई सेट, दिस इज गोइंग टू द सेम एज ए। ये देखो ए और फाई सेट मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है, उसको मैं यहाँ पर ड्रॉ भी नहीं कर रहा, जस्ट टू मेक इट क्लियर दैट उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब एक सेट है ए और एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, उन दोनों का अगर हम यूनियन करेंगे तो हमें ऑफ कोर्स यही मिलेगा ना। ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, ऐसा एक मस्त गाना होता है ना उस पिक्चर में,
अभी नहीं, अभी वो सब का टाइम नहीं है। तीसरा पार्ट कहता है कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट यू इज ए। बहुत ही बेसिक आइडिया है इसके पीछे। ये देखो, ये है वेन डायग्राम, ये यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर है ए सेट। हमें यूनिवर्सल सेट और ए सेट के अंदर का कॉमन पार्ट निकालना है। तो ऑफ कोर्स देख ही सकते हो कि ये ए सेट इटसेल्फ होगा इन दोनों का बीच का कॉमन पार्ट। बहुत ही सिंपल सा आइडिया है। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन फाई, दिस विल बी फाई। क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास एक सेट है ए और एक नल सेट है, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब एक जगह पर कुछ है और एक जगह पर कुछ भी नहीं है। इन दोनों चीज में कौन सी, मतलब इन दोनों जगहों में कौन सी चीज कॉमन है, कौन सी ऐसी कॉमन चीज है जो कि दोनों के पास है? दैट इज कुछ भी नहीं, यानी नथिंग। नथिंग मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, उसको कहते हैं फाई सेट। यानी ए इंटरसेक्शन फाई सेट इज द सेम एज फाई सेट। ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट लॉ है यहाँ पर, सेवंथ वन, दिस इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम लोग ये सब कुछ नोट भी कर रहे हो, वरना कुछ मतलब नहीं बनता मेरे बकबक करने का। कॉम्प्लीमेंट लॉ, दिस इज ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेम एज यूनिवर्सल सेट। ये है ए, ये है यू एंड ये है ए के साथ ए कॉम्प्लीमेंट का हमें यूनियन करना है, तो ऑफ कोर्स हमें यू मिल जाएगा उससे। सेकेंड पार्ट कह रहा है, इसके 4 पार्ट्स है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इसके लिए तो वेन डायग्राम की भी जरूरत नहीं है। ए और ए कॉम्प्लीमेंट है, जिसका अंदर वो सब कुछ है जो कि ए के अंदर नहीं है। अब इन दोनों में कॉमन क्या होने वाला है? एक तरफ है ए, दूसरी तरफ है एक ऐसा सेट जो कि उसके अंदर वो सब कुछ है जो कि ए के अंदर नहीं है। तो इनके अंदर ऐसा कौन सा चीज है जो कि दोनों के अंदर कॉमन है? कुछ भी नहीं, यानी इसका जवाब होगा नल सेट। थर्ड वन सेज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज जस्ट ए। अगेन बहुत ही सिंपल सा आइडिया है। दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर जो कुछ भी है, और इसका कॉम्प्लीमेंट यानी इसके बाहर जो कुछ भी है। इसके बाहर क्या है? इसके अंदर तो सिर्फ, इसके बाहर तो सिर्फ ए ही है ना, तो ऑफ कोर्स इससे हमें मिल जाएगा ए। फोर्थ वन इज जिसका 5 है, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट होता है 5। ऑफ कोर्स बहुत सिंपल सा आइडिया है। यह यूनिवर्सल, और इसके बाहर क्या है? इसके बाहर तो कुछ भी नहीं है। इसके बाहर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस डोमेन में हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, डोमेन और रेंज, शायद तुम्हें पता होगा, वो सब कुछ इसके अंदर ही कंटेंट है। हमारे एटलीस्ट जो मेट्रो डिस्कशन है उनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि इस यूनिवर्सल सेट के बाहर एग्जिस्ट करता हो। तो ऑफ कोर्स अगर यूनिवर्सल सेट के बाहर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस कुछ भी एग्जिस्ट ना करने वाले सेट को, मतलब कुछ भी कंसिस्ट ना करने वाले सेट को हम कहते हैं नल सेट। और एक फिफ्थ लॉ है जिसको यहाँ पर लिख देते हैं, दिस इज 5 कॉम्प्लीमेंट इज यूनियन, सॉरी यूनिवर्सल। अगेन इसी वाला डायग्राम से समझता है, 5 मतलब इस यूनिवर्सल सेट के बाहर, यानी ऐसी जगह जहां पर कुछ भी नहीं है, इस जगह पर कुछ भी नहीं है। और इसके बाहर क्या है? इसके बाहर तो आपको यूनिवर्सल सेट ही होगा ना, है कि नहीं? देखो
मान लेते कि ये है हमारा यूनिवर्सल सेट और ये है 5 सेट। वैसे तो 5 सेट उसके अंदर कुछ होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर बस रिप्रेजेंट करने के लिए, डायग्राम क्रिएट करने के लिए मैं ऐसा बना दे रहा हूँ। तो अब देखो, अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यानी इसके बाहर जो कुछ भी उसको जानने की कोशिश करेंगे, तो हमें मिलेगा क्या? मिलेगा यूनिवर्सल सेट। देखिए ना, वेरी सिंपल आइडिया। अब दो और प्रूफ्स है, दो और फॉर्मूलाज है एक्चुअली। उनको खत्म करने के बाद इस चैप्टर की जितनी भी थ्योरी है वो सब कुछ खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक पता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन फिर भी आई थिंक मुझे खत्म करना नेसेसरी है अभी। और इनका पेज का आइडिया, अगर इनका आइडिया तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा अगर तुम मैं अभी तक जितने प्रूफ्स मैंने अभी तक की है उन सब पर अगर तुम लोगों ने ठीक से ध्यान दिया होगा तो। नंबर ऑफ, पहले बात तो नंबर ऑफ ए, इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो ये है ए और ये है बी। ए के अंदर जो एलिमेंट्स है, मान लेते कि ए के अंदर 10 एलिमेंट्स है और बी के अंदर है 5 एलिमेंट्स, और इन दोनों के इंटरसेक्शन वाले एरिया में आते हैं 2 एलिमेंट्स। यानी ए और बी के यूनियन में कितने टोटल एलिमेंट्स होंगे? टोटल आ रहे हैं 5 और इन दोनों के कॉमन में आ रहा है 2। यानी ये तो 2 एलिमेंट्स है, इनको हम ए सेट के एलिमेंट्स को काउंट करने पे टाइम पे भी काउंट कर रहा है और बी सेट के एलिमेंट्स को काउंट करने के टाइम पे भी काउंट कर रहा है। यानी ये 2 बार काउंट हो रहा है। यानी अगर हम इन तीनों के ऐसे जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा 17, जो कि एक्चुअल नंबर, सॉरी 15। ए और बी को जोड़ते तो मिलेगा 15, लेकिन क्योंकि ये वाला पार्ट 2 बार काउंट हो रहा है तो एक्चुअली हमें इसमें से ये वाला, इस वाले पार्ट को एक बार माइनस करना पड़ेगा, है कि नहीं? तब जाकर हमें इन दोनों के यूनियन सेट्स का जो एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो पता चलता है। मान लेते हैं कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो एक्चुअली पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा ना, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 0। मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन पार्ट है ही नहीं, तो ए के अंदर है 10, बी के अंदर है 5, तो दोनों मिलकर हो जाएंगे 15। एज सिंपल एज दैट। और तीसरा वाला बस इसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है, जहाँ पर हम 3 सेट्स की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखो अगेन, मान लेते कि यहाँ पर इस सी सेट में एलिमेंट्स है हमारे पास 8, टोटल 8 एलिमेंट्स है। और इन पहली बात तो ए और बी के अंदर, बी में कॉमन है 2, बी और सी के अंदर कॉमन है 1, और सी और ए के बीच में कॉमन है अगेन 2। और एक ऐसा एलिमेंट है जो कि तीनों के ही अंदर कॉमन आ जा रहा है, दैट इज 1 नंबर, वो है एक ही ऐसा एलिमेंट है। अब ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, अब देखो यहाँ पर ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, यानी इस वाले सेट का पूरा जितने भी एलिमेंट्स है वो सब, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, यानी बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उन सब का, मतलब कितने एलिमेंट्स है वो नंबर, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, यानी 8 एलिमेंट्स है सी के अंदर। अब देखो
इन इंटरसेक्शन वाले पार्ट्स को देखो। पहली बात, ये वाला पार्ट पहले तो ये 2 बार काउंट हो जा रहा है ए और बी की वजह से, तो हमें एक बार ये से माइनस करना पड़ेगा, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिर ये वाला पार्ट भी एक बार बी के अंदर काउंट हो, सॉरी सी के अंदर, सॉरी एक बार बी के अंदर काउंट हो जा रहा है, एक बार सी के अंदर काउंट हो जा रहा है, तो इससे माइनस होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी। तो ये वाला पार्ट इसमें कहानी फिर से सेम है। ए में भी ये वाला पार्ट एक बार काउंट हो रहा है और बी में भी एक बार काउंट हो रहा है, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन सी। अब देखो ये वाला जो एकदम बीच वाला पार्ट है, ये इस वाला को तो हमने काउंट किया ही नहीं, क्योंकि ये वाला आ कब रहा है। देखो ये वाला बीच सेट के अंदर आ रहा है 3 बार। एक बार ए एलिमेंट्स को काउंट करने के टाइम पे एक बार आ रहा है, एक बार बी एलिमेंट्स को काउंट करने के टाइम पे आ रहा है, एक बार सी के एलिमेंट्स को काउंट करने के टाइम पे ये बीच वाला एरिया आ रहा है। 3 बार आ रहा है, लेकिन 3 बार माइनस पे हो जा रहा है। यहाँ पर देखो माइनस एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी, यानी एक बार तो ये वाला पार्ट माइनस हो गया जिसके अंदर ये वाला भी इंक्लूडेड था, एक बार ये वाला पार्ट माइनस हुआ इसके अंदर ये वाला पार्ट इंक्लूडेड था, एक बार ये वाला पार्ट माइनस हुआ इसके अंदर एक बार फिर से ये वाला पार्ट इंक्लूडेड था, यानी ये वाला पार्ट 3 बार ऐड भी हुआ और 3 बार माइनस भी हुआ। यानी अभी तक इस पूरे सम में ये वाला पार्ट है ही नहीं। तो वैसे तो इसका मतलब तो है कि ये इनकम्प्लीट है, तो इसका मतलब है हमें इसको फिर से जोड़ना पड़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दिस इज आवर प्रूफ गाइस। सो या अगर तुम्हें कोई डाउट है इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रूफ सिखा है उन सब के बारे में, डेफिनेटली तुम मुझे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में पूछ सकते हो। एंड ओके, दिस वाज इट फॉर दिस डे। See you tomorrow, and until then, keep learning.